Okay, students, are you able to see the screen? Yes, ma'am. So we completed this chapter, India and external relation. Basically, हमने इस chapter के अंदर ये India's and foreign policy वाला जो चीज है वो complete करी है, ठीक है? And इसके अंदर हमने ये सारी चीजें पढ़ ली थी जो भी हमें लग रहा था इम्पोर्टेंट थी। अब क्योंकि ये एक तरीके से थोड़ा डिफरेंट वो है, आपके नाम का कोई चैप्टर आपकी बुक के अंदर आपको नहीं मिला है, तो जो भी यहाँ पे मेंशन था वो हमने पढ़ा है। और मैंने आपको जैसे कि बोला था चैप्टर की शुरुआत में भी कि मैं आपको एक्स्ट्रा जो भी इससे रिलेटेड मैटर होगा, जो भी आपके लिए हेल्पफुल होगा, वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी। अगर आपको पहले मैं इससे पूछना चाहूंगी कि अगर आपको इस चैप्टर के अंदर कोई दिक्कत आई है तो आप लोग अभी पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर मैं एक्स्ट्रा जो मैटर है वो पढ़ाना स्टार्ट करूंगी। No, ma'am, no problem. Okay, so let's move on to our extra material. Are you able to see the screen? क्या आप लोग स्क्रीन देख पा रहे हैं? Yes, ma'am. Non-aligned movement. ओके, ये हमारी इंडियन फॉरेन पॉलिसी जो है बेसिकली उससे रिलेटेड है। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के बारे में हमने पढ़ा था, उससे रिलेटेड है। अब यहाँ पे बात करते हैं हर एक पॉइंट की थोड़ा डीप उसमें, ठीक है? द बिगिनिंग ऑफ द नैम बैंडुंग कॉन्फ्रेंस, जैसा कि हमने चैप्टर के अंदर एक शॉर्ट टॉपिक पढ़ा था इसके बारे में, यहाँ पे थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो देख लेते हैं। नेहरू एनविसेज्ड अ मेजर रोल फॉर इंडिया इन वर्ल्ड अफेयर्स एंड स्पेशली इन एशियन अफेयर्स। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि नेहरू ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इंडिया को लेकर के वर्ल्ड के अफेयर्स में, साथ ही साथ एशियन अफेयर्स के अंदर भी। इनका जो एरा था वो काफी, उन्होंने उसके अंदर काफी अच्छे कॉन्टेक्स्ट जो है वो स्टैब्लिश करे थे इंडिया और जो दूसरे स्टेट्स थे एशिया और अफ्रीका के, जो अभी अभी जिनको आजादी मिली थी कॉलोनियल रूल से, उनके साथ में इनके काफी अच्छे रिलेशंस जो है, कॉन्टेक्ट जो है वो स्टैब्लिश हुए थे। 1940 से 1950 तक के बीच में नेहरू ने हमेशा एशियन यूनिटी को लेकर के अपना पॉइंट रखा है। इनकी लीडरशिप के अंडर ही इंडिया जो है उनके रिलेशन, एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस जो है मार्च 1947 के अंदर वो हुई थी। फॉर एग्जांपल, इंडिया मेड अर्नेस्ट एफर्ट्स फॉर द अर्ली रियलाइजेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ इंडोनेशिया फ्रॉम द डच कॉलोनियल regime by convening an international conference in 1949 to support its freedom struggle। अब इन्हीं के जो एफर्ट्स थे उसी के साथ में ही इन्होंने जो रियलाइज करा कि भाई इंडोनेशिया जो है उसको भी आजादी मिलनी चाहिए डच कॉलोनियल रेजीम से, और ये बात इन्होंने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर भी उठाई थी और उसके फ्रीडम स्ट्रगल को सपोर्ट किया था। इंडिया जो है वो शुरू से ही क्या रहा है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टर रहा है। ये एक मिनट, इंडिया जो है एक स्टॉन्च सपोर्टर रहा है, इंपॉर्टेंट सपोर्टर रहा है डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस का, और वो पूरी तरीके से रेसिज्म के खिलाफ रहा है। और जो स्पेशली अपार्थाइड चीज चल रही थी साउथ अफ्रीका के अंदर, उसके खिलाफ भी बोला है उसने। द एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस जो है उसको बोला जाता है बैंडुंग कॉन्फ्रेंस, मार्क द जेनिथ, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। बैंडुंग कॉन्फ्रेंस जो है उसके बाद में उसको, इसी के बाद में स्टैब्लिशमेंट हुआ था नैम का, जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट था उसका स्टैब्लिशमेंट बैंडुंग कॉन्फ्रेंस के बाद हुआ था। तो इस चीज को जो है आप लोग याद रखेंगे, ठीक है? अभी तक कोई दिक्कत किसी को? No, ma'am. ओके, नेक्स्ट है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप था जो who do not want to be officially aligned with or against any major power block in the world politics। अब ये बेसिकली वो कंट्रीज थी जो किसी भी पावर ब्लॉक के साथ में नहीं जाना चाहती थी, ना यूएसएसआर ना ही यूएसए। The roots of NAM goes back to the friendship between three leaders: Yugoslavia, Joseph Broz Tito, India's Jawaharlal Nehru, Egypt leader Kamal Abdel Nasser, who held a meeting in 1956 Indonesia, Sukarno, and Ghana's Kwame Nkrumah strongly supported them। अब यहाँ पे ये चीज हमने चैप्टर के अंदर भी पढ़ी थी कि कौन कौन लीडर्स थे, कौन कौन इन्वॉल्व थे, किन्होंने सपोर्ट किया था और कहाँ पे ये मीटिंग हुई थी। The first non-alignment summit was held in Belgrade, capital of Yugoslavia, in 1961। पहला जो समिट हुआ था वो ये हुआ था बेलग्रेड, जगह का नाम याद रखेंगे, यूगोस्लाविया की कैपिटल है, 1961 में। It was attended by 25 member states। ये अटेंड की गई थी 25 मेंबर स्टेट्स जो थे उनके द्वारा।
Over the years, membership of NAM has expanded. कुछ सालों से इसकी जो membership है वो और फैली बड़ी है, मतलब as in और countries इसमें involved हुए हैं. The latest meeting, the 17th summit of non-alignment movement, was held in 31st August 2016 in Venezuela. अब ये जो latest meeting हुई थी वो हुई थी 2016 के अंदर 31 अगस्त को वेनेजुएला में. The summit was attended by leaders of 120 countries and 17 observer states. अब ये summit जो है इसमें कितने लोग involved हुए थे, लास्ट जो हुआ था इसमें करीब 120 देश इन्वॉल्व हुए थे और 17 जो है वो ऑब्जर्वर स्टेट जो है वो इन्वॉल्व हुई थी. ठीक है, क्लियर है. पंचशील प्रिंसिपल एंड द नेम. अब पंचशील प्रिंसिपल वो भी इंपॉर्टेंट है जानना, और उसका नेम से क्या वो रिलेशन है वो भी जानना जरूरी है. एज जवाहरलाल नेहरू वाज फाउंडिंग मेंबर्स, द प्रिंसिपल ऑफ नेम वाज लार्जली गाइडेड बाय पंचशील प्रिंसिपल. सम ऑफ देम आर. अब क्योंकि ये जवाहरलाल नेहरू जो थे वो फाउंडिंग मेंबर थे नेम के, तो उन्होंने जो पंचशील के प्रिंसिपल्स मेंशन करे थे अलग, उसमें वो भी कहीं ना कहीं इसमें मेंशन थे. रिस्पेक्ट फॉर द प्रिंसिपल्स एनश्राइंड इन द चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस एंड इंटरनेशनल लॉ. सारे प्रिंसिपल्स जो मेंशन्ड है उनका रिस्पेक्ट करेंगे, ठीक है, यूएन के अंदर और इंटरनेशनल लॉ से जो भी रिलेटेड है. रिस्पेक्ट फॉर सोवरेनिटी, सोवरेन इक्वालिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ ऑल स्टेट्स. सारी ही जो पेश है उनकी सोवरेनिटी यानी स्वतंत्र राज्य जो है, स्वराज्य जो है उसका रिस्पेक्ट करेंगे. इक्वालिटी जो है उसका भी रिस्पेक्ट करेंगे. टेरिटोरियल इंटीग्रिटी जो है सारी स्टेट्स की उसको भी इम्पोर्टेंस देंगे, यानी सबकी किसी के बीच में कोई इंटरफेयर नहीं करेगा. पीसफुल सेटलमेंट ऑफ ऑल इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स इन अकॉर्डेंस विद द चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस. पीसफुल सेटलमेंट, अगर इंटरनेशनल लेवल पे कोई दिक्कत आ गई है, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया है, तो उसके अंदर प्रॉपरली बैठ करके शांति से उसको सॉल्व करेंगे. रिस्पेक्ट फॉर द पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ कंट्रीज एंड पीपल. लोगों की पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल डाइवर्सिटी जो है अलग अलग कंट्रीज की और उनके लोगों की, उसका रिस्पेक्ट करेंगे. डिफेंस एंड प्रमोशन ऑफ शेयर्ड इंटरेस्ट, जस्टिस एंड कोऑपरेशन रिगार्डलेस ऑफ द डिफरेंसेस एक्सिस्टिंग इन द पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल सिस्टम्स ऑफ द स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड द इक्वालिटी ऑफ राइट्स. अब यहाँ पर डिफेंस और प्रमोशन, अब जो बेसिकली डिफेंस जो है उसका भी अगर इनको जरूरत पड़ रही है कि भाई किसी को आर्म्स और एम्यूनिशंस की जरूरत है, या मतलब उनके अलग अलग एक तरीके से ऐसे समझिए कि उनके स्टेट्स के बीच में ऐसी सिचुएशन है जहां पर उनका जो प्रॉपर इंटरेस्ट है वो किसी के कॉपरेशन से ही पूरा हो पाएगा, तो उस चीज का रिस्पेक्ट करते हुए उसको कॉपरेट करेंगे. किसी को जस्टिस दिलाना है तो उसको जस्टिस भी दिलाया जाएगा, भले ही उनके पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल सिस्टम अलग अलग हो. तो इससे क्या होगा, म्यूचुअल रिस्पेक्ट बढ़ेगा और इक्वालिटी जो है वो बढ़ेगी. रिस्पेक्ट फॉर द इनहेरेंट राइट ऑफ इंडिविजुअल और कलेक्टिव सेल्फ डिफेंस इन अकॉर्डेंस विद द, दिस अगेन इज let me just see. फिर है क्रिटिसिज्म ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट. अब ये हमने पढ़ा था कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का इन्होंने क्रिटिसाइज भी काफी ज्यादा किया है, कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को लेकर के न्यूट्रलिटी लेकर के चीज पॉइंट रखा जा रहा था कि ना हम यूएसए को सपोर्ट कर रहे हैं ना हम सोवियत उसको सपोर्ट कर रहे हैं. और यहाँ पे यही चीज को प्रदर्शित करते हुए बताया गया है कि ये ऐसा लग रहा है क्योंकि इन्होंने यूएसएसआर के साथ 20 years ऑफ फ्रेंडशिप एंड पीसफुल कोएग्जिस्टेंस वाली ट्रीटी साइन करी थी, तो ये लग रहा था कि ये सोवियत ब्लॉक जो है उसको सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं और नॉन अलाइनमेंट वाली जो पॉलिसी थी उसको लेकर के कहीं ना कहीं ये हट चुके हैं. ठीक है, यहाँ पर आपको वही चीज बोली गई है, थोड़ा सा जैसे कार्टून, अपने कार्टून बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उसी से रिलेटेड. इनका यूएसए का था नाटो, उनका था वॉर्सो पैक्ट यूएसएसआर का, बीच में आ जाता है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट. ठीक है, क्लियर है, समझ आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत तो आप लोग पूछ सकते हैं. No. Yes. अब है सार्क कंट्रीज. सार्क कंट्रीज के बारे में जानना क्यों जरूरी है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये इसलिए जानना जरूरी है कि इसके अंदर कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जिनके बारे में हमारे कोर्स में मेंशन है. नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया एंड द मालदीव्स. ये क्या इनका रिलेशन रहा है इंडिया के साथ में?
वो जानना बहुत जरूरी है। जैसा कि आपके इधर कोर्स में भी दिख रहा है आपको, ये देखिए यहाँ पे आपकी ये सारे दे रखे हैं जो नेबर्स हैं, कैसे रिलेशंस रहे हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार इनके साथ में, ठीक है, रशिया, चाइना, इजराइल, इन सारी चीजों के साथ में कैसे रिलेशन रहे हैं उनके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा इसमें, सार्क के अंदर, ठीक है। क्लियर है? तो कंफ्यूज नहीं होना है। सार्क क्या है उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान, इन सब के बारे में पढ़ेंगे फिर, ठीक है। Are you able to see the screen? Okay, SAARC के अंदर आते हैं। The South Asian Association for Regional Cooperation, short form is SAARC, is the regional intergovernmental organization and geopolitical union of states in South Asia. South Asia के अंदर ये कुछ देश हैं, उनका एक यूनियन है। इट्स मेंबर स्टेट्स इंक्लूड, इसके अंदर आते हैं अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। ये स्टैब्लिश हुआ था 8 दिसंबर 1985 को। हेडक्वार्टर इसका काठमांडू, नेपाल के अंदर है। अब पहले देखते हैं नेपाल। नेपाल हैज हैड अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बट फॉलोइंग मूवमेंट फॉर डेमोक्रेसी। इसकी वैसे तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की चलती है, लेकिन बाद में यहाँ पे डेमोक्रेसी को फॉलो किया। नेपाल पार्लियामेंट इन 2006 डिक्लेयर दैट नेपाल वुड बी सेक्युलर डेमोक्रेटिक स्टेट। नेपाल ने डिक्लेयर किया था 2006 में कि अब ये एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक स्टेट रहेगा, यानी डेमोक्रेसी को फॉलो करेगा। सिंस देन नेपाल हैज हैड सेवरल गवर्नमेंट, उसके बाद से ही नेपाल में कई सरकारें आई गई। ऑन 11th Feb 2014 सुशील कोइराला बिकेम कंट्री न्यू पीएम। 11 फरवरी 2014 को सुशील कोइराला जो है वो बने नए पीएम। पॉलिटिकल क्राइसिस इन नेपाल नॉट फुली एंडेड। यहाँ पे राजनीतिक क्राइसिस जो है वो काफी चला आ रहा है, यानी कि यहाँ पे स्टेबिलिटी जो है वो देखने को नहीं मिलेगी। आज भी जो यहाँ के पीएम हैं वो काफी, उनको क्रिटिसिज्म मिलता है, एज इन वहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ऐसे स्टेटमेंट देते हैं जो कि प्रॉपरली सही नहीं होते, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे अभी भी खत्म नहीं हुई है। गवर्नमेंट टास्क शुड बी टू बी ड्राफ्ट न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। गवर्नमेंट का टास्क ये होना चाहिए कि वो एक नया संविधान जो है वो लागू करें। ये था नेपाल। अब आते हैं श्रीलंका पे। 1948 श्रीलंका गॉट इंडिपेंडेंस। इसको आजादी मिली है, हमारे जब हमें आजादी मिली थी उसके 1 साल बाद। पॉलिटिक्स इन श्रीलंका वाज डोमिनेटेड बाय सिन्हाला कम्युनिटी। ये आपने 10th क्लास के अंदर पढ़ा होगा कि यहाँ पे राजनीति जो है वो सिन्हाला कम्युनिटी ज्यादा डोमिनेट करती है उसको, क्योंकि मेजोरिटी में यही लोग वहां पे रहते हैं। श्रीलंका बिलोंग टू सिन्हाला ओनली। श्रीलंका जो है सिर्फ सिन्हाला को ही बिलोंग करता है। फ्रॉम 1983 ऑनवर्ड्स द मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल ईलम। यहाँ पे 1983 से ही मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन शुरू हो गया था, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल ईलम इट, ठीक है। इट कंट्रोल नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका। इंडिया सेंड्स अ पीस कीपिंग फोर्स फॉर हेल्प तमिल। अब यहाँ पे दूसरी जो कम्युनिटी है वो है तमिल्स की, जिनको सिन्हाला कम्युनिटी वाले जो है वो डोमिनेट करते हैं और उनके पॉलिटिकल राइट्स या जो भी राइट्स होते हैं प्रॉपर बेसिक वो उनको नहीं देते हैं और अपनी तरीके से चीजों को मोल्ड करते हैं। तो यहाँ पर 1983 के अंदर ये ऑर्गेनाइजेशन शुरू हुई थी, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल ईलम, ठीक है। और फिर उसके बाद में नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट जो है श्रीलंका का वो कंट्रोल कर रहे थे ये लोग, और इंडिया ने मदद करी थी तमिल लोगों की हेल्प करने के लिए, वहां पे अपनी फोर्स भेजी थी। बट दे गॉट इनटू फाइट विद आईटी, लेकिन ये इसके साथ में लड़ाई में ही इन्वॉल्व हो गए। श्रीलंका वाज वन ऑफ द फर्स्ट डेवलपिंग कंट्री विच कंट्रोल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। ये पहली इकलौती ऐसी कंट्री, डेवलपिंग कंट्री है जिन्होंने अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल करी है, ग्रोथ जो है उसको कंट्रोल किया है। इट हैज हाईएस्ट पर कैपिटा, इनकी सबसे अच्छी जीडीपी है। डिस्पाइट ऑफ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट इट मेंटेन पॉलिटिकल सिस्टम नाइसली। यहाँ पर काफी कॉन्फ्लिक्ट रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने अच्छे से अपना पॉलिटिकल सिस्टम मेंटेन किया है। नेपाल और श्रीलंका में किसी को कोई पॉइंट समझ में नहीं आया है तो आप लोग अभी पूछ सकते हैं। No, ma'am. No problem. No, ma'am. ओके, अब है मालदीव्स। इट कंसिस्ट ऑफ मोर देन 1200 स्मॉल आइलैंड। 1968 डिक्लेयर्ड इटसेल्फ रिपब्लिक।
मालदीव जो है, जिसको हिंदी में मालदीव बोलते हैं, वो करीब क्या है, इसके अंदर 1200 छोटे स्मॉल आइलैंड्स हैं। 1968 के अंदर इसने अपने आप को रिपब्लिक डिक्लेयर किया। 2005 पार्लियामेंट ऑफ मालदीव्स इंट्रोड्यूस मल्टी पार्टी सिस्टम। यहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम है, 2005 में उन्होंने डिक्लेयर किया है, इंट्रोड्यूस किया है। There are now many political parties in Maldives which can openly compete with one another for political party. यहाँ पे कई सारी political parties हैं Maldives की जो openly compete करती हैं एक दूसरे से। किसके लिए? Political power के लिए। Presidential election were held in 2008. अब यहाँ पे presidential election जो है वो हुए थे 2008 के अंदर। Wait a minute. Abdullah Yameen was new president on 17th November 2013। यहाँ पे नए जो प्रेसिडेंट बने हैं उनका नाम दे रखा है। ही वॉज कैंडिडेट ऑफ प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव्स। ये कैंडिडेट थे प्रोग्रेसिव पार्टी जो है मालदीव्स की, उसके। फिर है अफगानिस्तान। इट बिकेम मेंबर ऑफ साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन इन 2007 में ये मेंबर बना है इसका, सार्क का। मोनार्क वाज ओवरथ्रोन इन अफगानिस्तान इन 1973। यहाँ पे मोनार्की जो है वो कब हटी है? 1973 में, यानी कि वन डिक्टेटर रूल जो होता है वो हटा है यहाँ पे। In 1996 the Taliban were in control of around 90% of the country. 1996 के अंदर तालिबानी जो है वो करीब 90% कंट्री को कंट्रोल कर रहे थे। They imposed harsh law on people. उन्होंने बहुत कड़ा कानून जो है लोगों पर थोप रखा था। And there was gross violation of human rights. और ह्यूमन राइट्स का एक बहुत बड़े लेवल पर ये वायलेशन कर रहे थे, एज इन की ह्यूमन राइट्स ही लोगों को नहीं दे रहे थे और उसके खिलाफ काम कर रहे थे। तालिबान रजीम एंडेड इन दिसंबर 2001 में। यहाँ पे तालिबान हटे, उनका जो हुकूमत थी वो खत्म हुई। द पख्तून लीडर हामिद करजाई बिकेम अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रेसिडेंट इन 2004। ही वाज री-इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट इन 2010। अब यहाँ पर पख्तून लीडर हामिद करजाई जो है वो डेमोक्रेटिकली, उनको डेमोक्रेसी के साथ में इलेक्ट किया गया प्रेसिडेंट के तौर पे 2004 में, और फिर बाद में दोबारा री इलेक्ट किया गया 2010 में। अशरफ घानी जो है वो प्रेसिडेंट बने हैं 2014 के अंदर। अब यहाँ पर एरियाज ऑफ कोऑपरेशन विद इंडिया, कंट्रीज और उनके नाम और इश्यूज और डिस्प्यूट जो रहे इंडिया के, उसके बारे में। पहला है नेपाल। इंडिया ने कंट्रीब्यूट किया डेवलपमेंट में नेपाल के कई सारे, जैसे हेल्थ, एजुकेशन, साइंस और टेक्नोलॉजी में। इन 1950 एक ट्रीटी साइन हुई थी इंडिया और नेपाल के बीच में, ठीक है। कॉल्स फॉर फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल विदाउट पासपोर्ट एंड वीजास एंड गुड्स बिटवीन टू कंट्रीज। यहाँ पर आपको नेपाल जाने के लिए पासपोर्ट और वीजा की जरूरत नहीं पड़ती है, आप फ्रीली जा सकते हो। ये एक ट्रीटी साइन हुई थी 1950 के अंदर। इंडिया नेपाल फ्रेंडशिप बस सर्विस फ्लैग्ड ऑफ, और यहाँ पर इंडिया नेपाल बस सर्विस जो है उसको भी हरी झंडी दी थी। अब इश्यूज और डिस्प्यूट क्या है इंडिया के साथ में नेपाल के? Many leaders and organizations in Nepal, especially the communist and the Maoist, think that Indian government interfere in internal affairs. कई सारे वहाँ के लीडर्स और ऑर्गेनाइजेशन जो है नेपाल के, स्पेशली कम्युनिस्ट और माओइस्ट जो होते हैं, वो ये बिलीव करते हैं कि भाई इंडिया की जो सरकार है वो उनके इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर करती है। दूसरा, नेपाल माओइस्ट हैव हैड अ नेचुरल इंक्लिनेशन टुवर्ड्स, और फिर इस चीज को लेकर के माओइस्ट जो हैं उनका ज्यादा झुकाव रहता है, यानी कि वो पूरी तरीके से इस चीज में इन्वॉल्व रहते हैं। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? ओके। फिर है श्रीलंका। इंडिया साइन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट विद श्रीलंका विच स्ट्रेंथन देयर रिलेशनशिप। इंडिया ने यहाँ पर फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन किया है श्रीलंका के साथ में, जो इनके रिश्तों को मजबूत करे। इंडिया हेल्प्ड इन पोस्ट सुनामी रिकंस्ट्रक्शन इन श्रीलंका विच ब्रॉट टू कंट्रीज क्लोजर। इंडिया ने यहाँ पे सुनामी के बाद, जब सुनामी आई थी उसके बाद में इंडिया ने काफी मदद करी श्रीलंका को दोबारा से डेवलप करने की। इससे दोनों ही के रिश्ते जो है काफी अच्छे हुए हैं। इंडिया इमर्ज्ड द सेकंड लार्जेस्ट इन्वेस्टर इन श्रीलंका इन 2008 एंड 2009 के अंदर। इंडिया ने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है श्रीलंका के अंदर। पीएम मोदी इनॉग्रेट्स नॉर्थ साउथ रेल लिंक ऑफ श्रीलंका, और जो
हमारे पीएम है, उन्होंने नॉर्थ साउथ रेल लिंक जो है उसका भी इनॉग्रेशन किया था श्रीलंका के अंदर। अब यहाँ पे क्या डिस्प्यूट रहा है? The difficulties in relationship between the government of India and Sri Lanka are mostly over ethnic conflict in island nation. जो difficulties रही है वो बेसिकली इंडिया और श्रीलंका के बीच में ये रही है कि इनका जो एथनिक कन्फ्लिक्ट है, आइलैंड नेशन है क्योंकि श्रीलंका, उसको लेकर के जो इनकी एथनिक कन्फ्लिक्ट है उसको लेकर के रही है। इंडियन, वहाँ की एथनिक चीजें अलग है, यहाँ की अलग है, उसको लेकर के बेसिकली जो सिन्हाला और तमिल वाली जो चीज है ना उसको लेकर के ज्यादा रही है चीज। Indian leaders and citizens find it impossible to remain neutral when Tamil are politically unhappy and are killed. Sri Lanka civil war ended in 2009. अब क्या हुआ है, ये इंडियन लीडर्स और सिटीजन जो है उनको लगता है कि ये बहुत इम्पॉसिबल है किसी चीज को देखते हुए न्यूट्रल रहना, कि वहां पे तमिल जो लोग हैं कम्युनिटी के, उनके साथ में कितना गलत व्यवहार करते हैं सिन्हाला कम्युनिटी वाले, उनको मारा जाता है, वो खुश नहीं है। और क्या यहाँ पे सिविल वॉर चल रहा था जिसके बारे में आपने चैप्टर के अंदर पढ़ा होगा 10th क्लास के अंदर। यहाँ पे श्रीलंका के अंदर सिन्हाला और तमिल्स के बीच में सिविल वॉर था जो खत्म हुआ था 2009 के अंदर। तो बेसिकली जो तमिल्स को लेकर के चीज है ना वो ज्यादा यहाँ पे एक डिस्प्यूट का कारण रहती है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। आज हम इतना ही करेंगे। विल कंटिन्यू स्टडिंग दिस in our next class which will be on Monday. Okay, now I am going to send you link for your next class.